रशियाचा अध्यक्ष पुतीन आणि जो बायडन अमेरिकेचे अध्यक्ष कॉन्फरन्सिंग झाला आणि त्यांनी विचारलं की उद्धव ठाकरे कोण आहे. या माणसाची कमाल आहे, हा माणूस हार मानत नाही. कोण आदमी है? जो बायडन ने विचारलं पुतीनला, अरे मोदी जी को पूछो ये उद्धव ठाकरे कौन है. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है. मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स. तो जिसको कहते हैं कि साहब कि आज का ताज़ा चुटकुला क्या है. तो आज का ताज़ा चुटकुला हमारे देश के जो सबसे बड़े चुटकुलेबाज स्टैंड अप कॉमेडियंस इत्यादि हैं उनमें से एक श्रीमान संजय राउत जी, जो अभी कई दिनों तक जेल की हवा खा के अभी नया आए हैं ताज़ी हवा में. तो उन्होंने कल एक व्याख्यान दिया जो बड़ा ही रुचिकर है. आप सुनेंगे तो आपने यदि नहीं सुना है अभी तक तो निश्चित रूप से आपके पेट में बल तो पड़ेंगे. तो पहले तो मैं बताऊं कि हमारे संजय राउत जी ने क्या कहा. संजय राउत जी ने उद्धव ठाकरे की तारीफ़ तो की, लेकिन तारीफ़ करते वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था. अब वो कहते हैं ना कि साहब के जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि. तो साहब कि जहाँ न पहुँचे कोई वहाँ पहुँचे संजय राउत. तो संजय राउत जी ने बताया, जी ध्यान से सुनिएगा, संजय राउत जी ने बताया कि उद्धव ठाकरे का इतना बड़ा मान है कि अभी कुछ दिनों पहले जो बाइडन, पुतिन और किंग चार्ल्स, इनके बीच में एक वार्तालाप हुआ. अब कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ कि जूम लिंक से हुआ या टेलीफोन की कॉन्फ्रेंस से हुआ या यूट्यूब पर हुआ, कैसे हुआ ये संजय राउत ने इसका खुलासा नहीं किया. नहीं तो लोग पता कर रहे थे कि भाई ये कॉन्फ्रेंस जो है इसका टाइम स्टैम्प क्या है, ये कैसे हुई थी. बहरहाल तो संजय राउत जी ने ये कॉन्फ्रेंस कराई और संजय राउत जी ने उस कॉन्फ्रेंस के जो मिनट्स हैं वो जारी कर दिए. और उनके मिनट्स कहते हैं कि इन तीनों ने आपस में कहा कि भाई ये संजय राउत कौन है, कि ये जो संजय राउत है ये एक ऐसा व्यक्ति है पूरी दुनिया में जो, गलत बोल गया, जो उद्धव ठाकरे, संजय राउत तो कह रहे हैं ये चीज़ कि ये जो उद्धव ठाकरे कौन है, ये उद्धव ठाकरे एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी हार नहीं मानता. और फिर उन्होंने ये चर्चा की कि जब कभी भी कोई बड़ा वॉर होगा, मान लीजिए कोई वर्ल्ड वॉर इत्यादि होगा, तो हमें उद्धव ठाकरे से ये सीखना होगा कि कैसे हार नहीं मानना है ना. कितनी बड़ी बात. और उसके बाद फिर जो बाइडन ने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, मैं मोदी जी से शिकायत करूंगा कि भाई उद्धव ठाकरे जैसा इतना महान व्यक्ति उनके यहाँ है और उन्होंने आज तक हमारा परिचय नहीं कराया. अब क्या बताएं हम. जो बाइडन ने यदि उद्धव ठाकरे से परिचय करा दिया होता तो संभवतः जो बाइडन जो है वो उद्धव ठाकरे को अफ़गानिस्तान में ले आए होते, जिससे जो बाइडन को अफ़गानिस्तान छोड़ के नहीं भागना पड़ता. ये अलग बात है कि उद्धव ठाकरे वो हैं जो अपने पिताजी की विरासत ही छोड़ के भाग ली है. यानी कि जो संजय राउत की क्लेम है उद्धव ठाकरे के बारे में और जो बाइडन, पुतिन और किंग चार्ल्स बात कर रहे हैं, उसके सामने यदि हम तथ्यों को रखें तो हम पाएंगे कि उद्धव ठाकरे जो हैं उन्होंने और किसी की हार मानी हो न मानी हो, अपने पिताजी की विरासत से ही हार मान लिए और सत्ता के लिए हिंदुत्व की विरासत बाला साहब ठाकरे की छोड़ के और जाके बैठ गए वेटिकन की यहाँ पर जो एजेंसी है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके चरणों में. हार न मानने की बात, चरणों में बैठे ही नहीं, गए, चरण छू के आए, चरण वंदना की और चरण वंदना करने के बाद प्रसाद के रूप में उनको मुख्यमंत्री का पद मिला. अच्छा चलिए, यहाँ तक था. चलिए, चरण वंदना कर ली मुख्यमंत्री के पद के लिए, तो लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं. हम यहाँ तक भी कहते हैं भाई अंततः तो राजनेता है तो ये सब तो करना जिनके लिए जो है वो वाजिब बनता है. बात यहाँ तक होती तो भी रुक जाती. अब आगे देखिए वो भाई साहब क्या क्या नहीं करते. आगे वो
चालू होते हैं तो सबसे पहले तो वो कंपटीशन कराते हैं अजान का, और अजान का कंपटीशन हो वहीं तक रुक जाते तो भी साहब और क्या बात होती। उन्होंने तो महाराष्ट्र में टीपू जयंती तक मनवा दी। अब ये जो शिवसेना है, ये शिवसेना कहती है कि हम शिवाजी महाराज की सेना है। अब शिवाजी महाराज की जो विरासत थी वो ये थी कि मराठों ने अंग्रेज़ों और निज़ाम के साथ मिलकर युद्ध लड़ा था और टीपू सुल्तान को जान से मारकर ख़त्म करवाया था अंग्रेज़ों के माध्यम से। अंग्रेज़ केवल टीपू सुल्तान को मारने में पहल इसलिए कर सके क्योंकि वे उस समय जब इनकी जो सम्मिलित चढ़ाई हुई तो वो निकट थे, श्रीरंगपट्टनम जो उनकी राजधानी थी, तो वो अधिक शीघ्रता से वहाँ पहुँच गए। बाकी दोनों तरफ से मराठों ने और निज़ाम ने घेर रखा था। तो ये तो हो गई टीपू जयंती की बात। चलिए टीपू जयंती मना ली, अजान करवा ली। उसके अलावा भाई जी ने और भी कार्य किए। उन्होंने गणेश जयंती और दिवाली पर प्रतिबंध भी लगवा दिए। इस प्रतिबंध के अतिरिक्त भाई ने जब साधुओं की हत्या हुई पालघर में तो उस पर चुप्पी साधे रखी, और चुप्पी साधे रखते तो उसके बाद फिर और भी कार्य जो है वो करने होते हैं वो भी नहीं किए। पूरी तरह से उसको दबा दिया। क्यों? क्योंकि दूसरे जो मराठे थे यानी कि नेशनल एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यानी कि शरद बाबू पवार, जो पूरी तरह से सेक्युलर मुस्लिम परस्त दाऊद के चेले, उनको संतुष्ट रखने के लिए उन्होंने साधुओं की हत्या का इन्वेस्टिगेशन तक नहीं कराया। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई और अब सामने आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में संभवतः ऐसे लोग सम्मिलित थे जिनका नाम यदि वापस बाहर आ जाए, आज भी आ जाए, तो बहुत गड़बड़ हो जाता। तो इसलिए उन्होंने उसको पूरी तरह से दबवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बदलवा दी, सब कुछ करवा दिया। फिर उसके बाद फिर और भी बात होती है तो फिर और कुछ नहीं होता, तो सीधे सीधे वसूली का धंधा यहाँ तक ले जाते हैं, इस स्तर तक ले जाते हैं कि सीधे ले जाके हमारे मुकेश अंबानी को ही ब्लैकमेल कराने में लग जाते हैं। अब उसका जो परिणाम हुआ तो आप सबके सामने ही है। वो अनिल देशमुख जो है वो आज 13 महीने बाद छूटे हैं। उसके बाद जो सबसे बड़े बोले थे, जो संजय राउत जो इस समय सर्टिफिकेट दे रहे हैं ग्रेटेस्ट वॉरियर का, वो भी जेल में रह लिए। बाकी जो उनके नवाब साहब हैं, वो भी नवाब मलिक जिनको बोलते हैं, वो भी अंदर हैं, वो भी बाहर नहीं निकल पा रहे। तो इस पूरे हार न मानने वाले इस महान योद्धा के आसपास जितने भी लोग हैं वो सब ये रो रहे हैं कि हम कैसे व्यक्ति के सहयोग में आ गए कि वो जो है वह हम समस्या में फंसते हैं तो हमको छोड़ के भाग लेता है और किसी भी तरह से ना तो हमें बचाने आता है ना हमें बचाने में सक्षम है। ये है योद्धा, यानी बिल्कुल पूरा का पूरा भगोड़ा योद्धा। ऐसा योद्धा जो जैसे ही समस्या आती है तो वो पीठ दिखा के भाग लेता है। ये है योद्धा। और उसके बाद फिर जब और समस्याएं बढ़ती हैं, जब लोग विद्रोह करने लगते हैं, तो बंदा जो है वो अपना जो मुख्यमंत्री पद है उसको भी छोड़ के भाग लेता है। लोग कहते हैं अगर कुछ दिनों तक और टिका रहता तो हो सकता है और टिका रहता, लेकिन उसको भी छोड़ के भाग के और उसके बाद बाला साहब ठाकरे की दुहाई देने लगा और ये सब करने लगा। तो फिर इस महान योद्धा ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन के जो कीर्तिमान स्थापित किए उसका तो कोई आज तक ना केवल उसका
किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता हो सकती है उससे, ना किसी प्रकार की तुलना हो सकती है। उन्होंने पूरे जितने भी कीर्तिमान पुलिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार के थे वो पूरे देश में ध्वस्त कर दिए। ध्वस्त करने के साथ साथ जो कोविड समस्या जब कोविड की समस्या आई, तो कोविड की समस्या में भी ये पीठ दिखा के भागने वालों में सबसे पहले थे। ये तो भला हो कि एक कोई IAS अधिकारी था जिसने कम से कम बम्बई को, यानी कि BMC को, जो BMC का क्षेत्र था, वो उसको थोड़ा सा संभाल लिया। बाकी महाराष्ट्र में तो इन्होंने जो जिस तरह की पीठ दिखाई है उसकी कोई मिसाल नहीं है। भाई साहब घर से निकले ही नहीं। यानी भाई उदाहरण ले लीजिए, एक तरफ तो है योगी महाराज का उदाहरण कि योगी महाराज कुछ दिनों तक जो क्वारंटाइन रहे, और वो क्वारंटाइन रहना उनकी व्यवस्था थी क्योंकि ऐसा नियम था। उसके अतिरिक्त ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन वो कोविड की रोकथाम के लिए जिलों में घूम नहीं रहे होते थे। सवेरे सवेरे उठ के अपने पूरे कार्यक्रम पूरे करते थे, कैबिनेट की मीटिंग होती थी तो वो करते थे, वो सब करके उसके बाद निकल पड़ते थे, जाके अस्पताल जहाँ भी समस्या होती थी हर जिला हेडक्वार्टर में जाके उसकी वहीं पे निदान करते थे। और चूँकि सबको पता था कि मुख्यमंत्री कभी भी आ सकते हैं, तो पूरा प्रशासन जो था वो बिल्कुल चुस्त और चाक चौबंद रहता था। दूसरी तरफ हमारे योद्धा जो कभी हार नहीं मानते, उनकी स्थिति ये थी कि वो मातोश्री से बाहर ही नहीं निकले। यानी मातोश्री के अतिरिक्त जो मुख्यमंत्री का बंगला है वर्षा, वहाँ तक भी नहीं गए। आप छोड़िए मंत्रालय जाने की तो बात अलग है, वैसे भी वो मंत्रालय होना चाहिए, उसको जो है मंत्रालय करके वहाँ पर महाराष्ट्र में सारे के सारे राजनेता वहाँ पढ़ के मंत्र पढ़ते रहते हैं और अधिक कुछ विशेष करते नहीं हैं। तो हमारे महान योद्धा की ये जो गाथा है ये मुझे लगता है स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जब इनके प्रमुख सिपह सालार यानी कि दिनेश शिंदे इनको छोड़ के रातों रात खिसक लिए, इनको अनुमान तक नहीं हुआ। उसके पहले एक और बार हार चुके थे ये महान योद्धा जो थे। ये महान योद्धा राज्यसभा के चुनावों में भी खेत रहे। राज्यसभा के चुनावों में भी ये अपने कैंडिडेट नहीं जिता पाए, एक्स्ट्रा कैंडिडेट जो इन्होंने डाला था। और उसके तुरंत बाद राज्यसभा चुनाव के बाद इनको कुछ पता नहीं चला। मतलब ऐसे योद्धा है ये, ऐसे योद्धा हैं जिनके जो इंटेलिजेंस है, उनका जो इंटेलिजेंस विंग है वो पूरी तरह से शून्य है। इनके खास सिपह सालार रातों रात सूरत पहुंच गए, इनको पता ही नहीं चला। जब वो सूरत से उड़ लिए तब इनको पता चला। और उसके बाद तो बेस्ट जो जोक है इनमें सब में, संजय राउत जी उसकी तायीद करेंगे कि बेस्ट जोक ये है कि जिन लोगों को इन्होंने सूरत में मिलने भेजा, हाँ, उनमें से ही एक दिनेश शिंदे साहब के साथ मिलके, और वो भी गुवाहाटी के लिए उड़ गए। तो निश्चित रूप से यदि जो बाइडेन साहब और सोच रहे हों कि उनको मिलना चाहिए तो उनको अवश्य मिलना चाहिए और उनको अपना सलाहकार नियुक्त कर लेना चाहिए, जिससे यूक्रेन में जो समस्याएं हैं उनकी वो पूरी तरह से निपट जाए और यूक्रेन में वो शीघ्र हार जाएं। क्योंकि यूक्रेन की जो लड़ाई है वो तो वैसे नेटो की लड़ाई है। पुतिन का जहाँ तक प्रश्न है तो पुतिन की चूँकि इंटेलिजेंस लेवल, वो खुद ही एक इंटेलिजेंस के ऑफिसर रहे हैं, तो वो इस चक्कर में नहीं आने वाले। और प्रिंस चार्ल्स जो है वो मैटर नहीं करते, वहाँ तो ऋषि सुनक जी हैं, वो जो चाहेंगे वो होगा। तो भाई जो बाइडेन को हम पूरी तरह से उद्धव ठाकरे जी को भेंट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अमेरिका की ये जो पैक्स अमेरिकाना है और अमेरिका की जो दादागिरी है पूरे विश्व में वो समाप्त हो, और उद्धव ठाकरे उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। जो बाइडेन जी, आपको उद्धव ठाकरे मुबारक। जय हिंद, वंदे मातरम।